रियाज, जिंदगी में शुगर की मिठास घुल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुगर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं जिसका चीनी से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज़ के साथ कैसे एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी जा सकती है, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये हो सकता है। इस सेगमेंट को सुनने के बाद आप भी ये मानेंगे। हमारा ये सेगमेंट हम डेडिकेट कर रहे हैं उन डायबिटीज़ मरीजों को जो इंसुलिन पर हैं या किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं सीधा। हमारा फ़ोन नंबर है 23097532 23097532। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। वी हैव डॉक्टर एस चक्रवर्ती। आप सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटोलॉजी, मेट्रो हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके साथ ही हमारे पास डॉक्टर दीप दत्ता मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल से, और आप भी डायबिटीज़ में डील करते हैं, उसमें विशेषज्ञता आपके पास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे डॉक्टर चक्रवर्ती आपसे, इतना भयावह रूप ले चुकी है ये बीमारी, अगर संख्या के आधार पर देखें तो आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या अगर डायबिटीज़ के मरीजों की इकट्ठी कर दी जाए तो विश्व में चाइना और भारत के बाद तीसरे नंबर पर डायबिटीज़ के मरीजों का देश बन सकता है। जी, और बन गया है, इनफैक्ट बन गया है जी। तो हमें इस पर जागरूकता जरूर पैदा करनी होगी कि इतनी लार्ज संख्या में क्यों है। हमें ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं ओवरऑल, ताकि इसके इंसिडेंस को कम कर सकें। ये मेरा सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर हम इस पूरी चीज़ को देखें तो सबसे पहले हमें टारगेट करना होगा उस पॉपुलेशन को जिस पॉपुलेशन से ये डायबिटीज़ एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। तो डायबिटीज़ डेवलप करने के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स को पहले हमें देखना होगा और वहीं पे ही टारगेट करना होगा कि हम इसको इस पे रोक दें। तो इस कंडीशन को ज़्यादातर हम लोग प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। अच्छा। इस प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। तो डायबिटीज़ को किन में हम डायग्नोज करेंगे कि हाँ आपको प्री डायबिटीज़ है अथवा नहीं है, विच कैन लीड टू डायबिटीज़। तो दोज आर द पीपल जहाँ पे हमें टारगेट करना है। ऐसे कौन है, जैसे जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेसिटी उनमें से एक, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी जैसे माँ है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ उनमें। तो ये सारे जितने भी और भी कैटेगरीज कई सारे हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये सारे कैटेगरीज को हम शुगर का टेस्ट करेंगे और करने के बाद फिर हम पता लगाएंगे कि हाँ आप प्री डायबिटिक स्टेज में ऑलरेडी आ गए हैं कि नहीं। अच्छा। तो ये प्री डायबिटिक स्टेज हम कब कहते हैं? ये प्री डायबिटिक स्टेज हम तब कहते हैं जब शुगर की जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हमारी, जैसे खाने से पहले जो फास्टिंग शुगर करते हैं नॉर्मली उसको 126 से ऊपर डायबिटिक माना जाता है। अच्छा। और 100 से 126 तक इसको प्री डायबिटिक स्टेट बोलते हैं, या इम्पेयर्ड फास्टिक ग्लूकोज जो मेडिकली कहा जाता है। दूसरा, खाना खाने के बाद हम एक पैरामीटर और लेते हैं जो कि खाना खाने के बाद का शुगर होता है। तो उसको जो है 140 और 199 ये पीरियड के, इसको हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी बोलते हैं। आजकल हमारे पास एक और पद्धति है इसको डायग्नोज करने के लिए, वो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज बताता है। इसमें हम लोग 5.6 से लेके और 6.4 तक इस चीज़ को प्री डायबिटिक मानते हैं। तो जो भी पेशेंट जिनको हम टारगेट किए हैं, जैसे ये हमारे रिस्क फैक्टर्स है, और इसके अलावा अगर हम किसी कैंप में गए जहाँ पे बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उनमें भी हम लोग इस प्री डायबिटीज़ को पिकअप कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर दत्ता, एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन आपने हम तक पहुंचाया था डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए। जैसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि प्री डायबिटिक सिचुएशन है, लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे हैं वन कांट हेल्प इट आउट। अगर वो हेरिडिटरी है या उसको हम ये कहें कि माँ से बच्चे को हुआ है, ये वो रीज़न है जिसमें हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न होंगे जो हमारी वजह से हमें डायबिटीज़ तक ले जा सकते हैं, वो कौन से हैं? बिल्कुल, दुर्भाग्यपूर्ण मधुमेह रोग में जो इसके सिम्टम होते हैं, रोग जब बहुत आगे तक बढ़ चुका होता है तभी आता है। अच्छा। इसका प्रमुख कारण है, घर में अगर किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम हो तो जो खाने पीने में जो रेस्ट्रिक्शन होता है, रोज आधा घंटे से 45 मिनट तक वॉक के लिए जाना है, सब लोग को करना है, उसको अकेले नहीं करना। मतलब बाकी घर के अगर एक को है डायबिटीज तो बाकी लोग अवेयर हो जाएं। बिल्कुल। प्रॉब्लम रसोई से शुरू होता है। अच्छा। तले हुए चीज ज्यादा खाना। अभी गाइडलाइंस के हिसाब से कहा जाता है कि आधा लीटर तेल प्रति व्यक्ति प्रति महीना, इससे ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं हो। घर में 4 लोग हैं, 2 लीटर से ज़्यादा राशन आना ही नहीं है तेल का, उसी में खाना बनाना है।
इससे क्या होगा, जो मरीज़ है उसको तो फ़ायदा मिलेगा, बाकी लोगों में हम डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, ये मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनके घर में ऑलरेडी डायबिटीज़ का कोई मरीज़ है। डॉक्टर चक्रवर्ती, बच्चों में भी अब ये बीमारी देखी जा रही है। हालांकि माना जाता था कि 30 के बाद आप शुरू कीजिए मेडिकल चेकअप एंड ऑल, लेकिन बच्चों को भी ये सिम्टम देखने में आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? आप जानते होंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी किया था दिल्ली के स्कूल के बच्चों के ऊपर, और लार्ज नंबर पे बच्चे जो है उनको ओबेस कैटेगरी में पाए गए हैं दिल्ली के अंदर। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इन बच्चों में भी एक तरह का सेडेंटरी लाइफस्टाइल चला आ रहा है। ज़्यादा देर तक टीवी देखना या बैठे ही रहना, या जो है कंप्यूटर और इस तरह के गेम्स करना, बाहर आउटडोर गेम्स ना करना, और स्कूल में भी एडिक्वेट ध्यान जो है हम लोग नहीं देते हैं कि हाँ बच्चे एक रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये एक प्रमुख कारण है कि जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हालांकि एग्जाम सीजन है, लेकिन अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना मोबाइल आपने यूज़ करना है ज़्यादा, ना गेम्स खेलनी है, और ना ज़्यादा टीवी देखना है, क्योंकि न केवल पढ़ाई के लिए नुकसानदेह है बल्कि बीमारियों की तरफ भी जा सकता है। वी हैव कॉलर विद अस फ्रॉम मुंबई, कुमार। हेलो जी कुमार साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, डायबिटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के टाइम डॉक्टर लोग बोलते हैं सुबह और शाम को खाया करो मेडिसिन, और वो भी 15 और 20 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट एंड लंच। जी ऐसा है। मैं जहाँ तक जो मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि डायबिटीज़ की मरीज जो भी दवाई खा रहे हैं वो दवाई आपका खाने से पहले लें, ऐसा 100% रूल नहीं है। हर दवाई का अपना अपना उसके अंदर तरीका है, उसी हिसाब से खाना पड़ता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन आपको जो है 20 मिनट पहले उसको लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे इंसुलिन एडवांस्ड भी हो गए हैं, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि जो है हमेशा ही ये खाने के पहले लेना है। कई दवाई ऐसे है जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, उसको खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। तो जो है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कैसे किस तरह से उसको दवाई को पर्टिकुलरली जो आपका मेडिसिन है वो लिया जाए। डॉक्टर दत्ता, यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत काउंट करता है। बिल्कुल। आप अगर डायबिटीज आपकी फ्लक्चुएट कर रही है तो वो कितनी नुकसानदेह है? बिल्कुल नुकसानदेह है। ये स्टडीज़ में देखा गया है कि ब्लड ग्लूकोज को ना ही कंट्रोल रखना चाहिए, अगर नॉर्मल लेवल में भी फ्लक्चुएशन हो तो उन्हें बाद में प्रॉब्लम आ सकता है, आँखों का, गुर्दे का, पैरों का। तो इसका देखिए, शुगर है पानी जैसा, कभी चढ़ेगा कभी बढ़ेगा। चढ़ने का कारण है कि हमने अगर ज़रूरत से ज़्यादा खान पान कर लिया या दवाई हमने मिस कर ली। कम होने का कारण है कि हमने दवाई तो ले ली बट खाने के टाइम से खाना नहीं लिया। शुगर के दवाई का काम ही होता है शुगर घटाना, हमने खाना टाइम से नहीं लिया तो लो हो जाएगा। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि एक ग्लूकोमीटर ले ले, क्योंकि लैब में टेस्ट करना शुगर बहुत महंगा पड़ता है। घर पे मशीन रखे, उसकी सुई इतनी पतली होती है, दर्द भी नहीं होती है। आप चेक करें खाने के तुरंत पहले और खाने के 2 घंटे बाद, उसकी चार्टिंग करें, फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाए कि देखिए कि मेरे दिन में किस टाइम शुगर घट रहा है या बढ़ रहा है। उसी हिसाब से दवाई का हम संतुलन चेंज करेंगे ताकि हमारा लाइफस्टाइल पे कोई असर न पड़े। जी हाँ, फ्लक्चुएशन का बहुत बड़ा कारण, जैसे डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं, ये हो सकता है कि आप दवा के बावजूद जो बाकी एहतियात हैं वो नहीं बरत पा रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये फ्लक्चुएशन बहुत नुकसानदेह हो सकती है। डॉक्टर चक्रवर्ती, आप इंसुलिन पे चले जाते हैं तो इसे बहुत ही लेटेस्ट स्टेज कहा जाता है डायबिटीज की। क्या एक बार इंसुलिन लेने के बाद ये छूट सकती है? ये एकदम बिल्कुल गलत धारणा है कि इंसुलिन एकदम बहुत, आप अगर ध्यान से जो डायबिटीज़ के कारण चीज़ को देखें तो क्या है, हमारा कारण क्या है डायबिटीज़? बेसिकली इंसुलिन की कमी शरीर के अंदर, चाहे वो एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो। तो जब कम ही इंसुलिन है तो हम इंसुलिन नहीं देंगे तो क्या देंगे फिर? जी। जितनी भी दवाई अभी तक आविष्कार हुई है, ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाना अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है, बट इंसुलिन तो हमारा प्राइम ट्रीटमेंट हमेशा ही रहा। तो इंसुलिन अगर हम शुरुआत में भी देंगे तो उसका फायदा डेफिनेटली मिलता है। बहुत सारे स्टडी शोध इस तरह से हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि इंसुलिन अगर शुरुआत में ही एकदम दिया जाए तो एक लंबे समय तक जो है पेशेंट नॉन डायबिटिक स्टेट में चला जाता है। अच्छा। ऐसा भी देखा गया है। तो जो है इंसुलिन से डरे नहीं। दूसरी बात, अगर हम इंसुलिन पे किसी भी पेशेंट को डाल रहे हैं तो इंसुलिन देने के बाद उसके बाद फिर दोबारा हम इंसुलिन को छुड़ा के टैबलेट में नहीं ला पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम उसको ज़रूर ला सकते हैं फिर दोबारा से टैबलेट पे। ये तो पेशेंट का अपना हुआ। पेशेंट अगर अपने से एक्सरसाइज, डाइट, जैसे कि डॉक्टर दीप ने भी कहा कि उस चीज़ पे ध्यान दे तो डेफिनेटली इंसुलिन भी हम लोग छुड़ा सकते हैं। तो इंसुलिन से डरे नहीं।
डॉक्टर दीप, मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, डायबिटीज मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट भी है। बिल्कुल। किस तरह मैनेज किया जाए? आप इंसुलिन पे हैं या मॉनिटरिंग फ्लक्चुएशंस पे हैं या आप एक डायबिटिक लाइफ जी रहे हैं, तो कैसे अपने आप को मैनेज करके चलें? बिल्कुल, ये हमें अपने पेशेंटों से सीखने को मिलता है नई नई चीज़ें। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी लाइफस्टाइल है। इसमें पेशेंट को अकेला अलग फील नहीं होना चाहिए, घर वालों का एक साथ होना चाहिए। जैसे पेशेंट को खुद देखना है कि जो डाइट चार्ट में दिया गया उसको फॉलो करे, फिर भी पेशेंट देखेगा कि मुझे ये खाने से मेरा शुगर बढ़ जाता है तो वो अवॉइड करे, या ये खाने से लो हो जाता है तो उसको अवॉइड करे। मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। डायबिटीज़ मरीज़ों में डिप्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो कि नेग्लेक्टेड है। हमारे सोसाइटी में मानसिक रोग काफ़ी नीचे तरीके से देखा जाता है। हमें इससे बाहर निकालना है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सबको मिल के चलना है। खाना अलग से ना बने, खाना सबका सेम बने, ताकि सब एक साथ खाए, पेशेंट भी मोटिवेट हो, और सबको खाने में परहेज रखना चाहिए घर में, और सबको वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। मैं इंसुलिन के इंजेक्शन पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी उभर करके आती हैं, जिसमें फूड प्रॉब्लम भी है, जिसमें आंखों की बात करें, किडनी की बात करें, लीवर की बात करें, इन सब पे भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे उसे मैनेज करें ये हम जानेंगे, बट वी हैव कॉलर विद अस। वी हैव पंकज फ्रॉम इलाहाबाद। हेलो। हाँ मैम। जी पंकज जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा कहने का ये मतलब, जैसे मान लीजिए कि मेरी 30 साल एज है जी, ठीक, तो क्या मेरी अभी शादी हुई है, क्या मेरे बच्चों को भी हो सकता है वंशागत की, जो बच्चा जैसे डिलीवरी मान लीजिए होगी उसके बाद जो बच्चे को भी हो सकता है? आपको डायबिटीज है पंकज जी? हाँ हाँ, लेकिन मेरी नॉर्मल रहती है। अभी कल हमने चेक किया तो मेरा 88 है खाली पेट। आप दवाई ले रहे हैं? आप जो 88 नॉर्मल आया वो दवाई लेके आए कि बिना दवाई का? सर हम आयुर्वेद कुछ अपने जो है पेड़ लगाया हुआ हूँ उनकी पत्ती भी लेता हूँ, प्लस मतलब कि ग्लाइकोमेट एसआर ग्लाइकोटियम, एक टैबलेट में 2 टैबलेट डेली ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात है कि आपका शुगर कंट्रोल है, 88 बिल्कुल नॉर्मल में माना जाता है। तो क्योंकि आपको लेकिन डायबिटीज़ है तो बच्चों में होने का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट होता है और थोड़ा फैमिलियल कंपोनेंट भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है ना कि अपने खान पीन में, अपने बच्चों में भी। बच्चों को छोटे उम्र से ही उनको बाहर ले जाना, पार्क ले जाना, किसी एक्टिव स्पोर्ट में उनको रिक्रूट करना, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो हॉकी हो, ताकि वो फिजिकली एक्टिव रहे और वो एंजॉय करे उस प्रोसेस को। जी, तो ये अभी उनको ये डर है कि होने वाले बच्चे को तो कहीं ना हो जाए, तो क्या ऐसे में प्रिकॉशन पहले कुछ लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, अभी से प्रिकॉशन लेना है, ना ही खुद में लेना है। आप अपने वाइफ को भी उसी लाइफस्टाइल को, फिजिकल एक्टिव, फ्रूट्स ज़्यादा लेना, साग सब्जी, हरी सब्जी ज़्यादा लेना, तले हुए चिकनाई चीज़ कम लेना, और रोज़ कम से कम 45 मिनट वॉक करना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे विश्व में जो 25, 30, 35 उम्र में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ये हमारे देश में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की जब बात की जाती है डॉक्टर चक्रवर्ती, तो किस तरह से इसे क्लैरिफाई किया जाता है और कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? टाइप 1 कॉमनली एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, जिसके अंदर जो है इंसुलिन है ही नहीं शरीर के अंदर। पैनक्रियाज के अंदर जो एक बीटा सेल होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो वो एकदम ही ख़त्म हो जाता है लगभग। और दूसरा जो है टाइप 2, उसके अंदर इंसुलिन तो है मगर वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जैसे वो काम नहीं करती जितना काम पे लाना है। ये डिस्टिंक्शन पहले काफ़ी हद तक हुआ करता था कि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा है और बड़ों में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा है, बट ये डिमार्केशन अब काफ़ी कम हो गया है पहले के मुकाबले। अभी बच्चों में भी, जो लोग ज़्यादा मोटे बच्चे होते हैं उनमें भी आपके टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जा रहा है। जी। तो टाइप 1 या टाइप 2 कुछ टेस्ट ऐसे उपलब्ध है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ उनका प्रेजेंटिंग फीचर, जैसे टाइप 1 एकदम कीटोसिस लेकर प्रेजेंट किया है, तो उस तरह से आएगा पेशेंट तो हम टाइप 1 कमेंट करते हैं। और इनका ट्रीटमेंट भी अलग-अलग है, इनकी मेडिसिन भी अलग लगभग अलग है, और ज़्यादातर टाइप 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनमें इंसुलिन ही चलता है। जी, हम जब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं डॉक्टर दीप, तो शुगर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कंट्रोल में नहीं आती तो पैरों पे दिखता है। आफ्टर कंट्रोल भी अगर एक लॉन्ग टर्म से चल रहा है तो पैरों में, फुट पे वो दिखने शुरू होते हैं, कुछ हार्ड स्किन आनी शुरू हो जाती है। ये मैं आपसे जवाब जरूर जानना चाहूंगी, बट वी हैव कॉलर विद अस। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा डायबिटीज है आप जी। डायबिटीज आपका उम्र क्या है? मेरा उम्र हो गया आपका 52। क्या जानना चाह रहे हैं आप?
अच्छा, डायबिटीज में मेरा कभी बढ़ जाता है, कभी थोड़ा बढ़ते रहता है, लेकिन मेरा इंसुलिन लेने से आपका थोड़ा कम रहता है। हरण जी, आपका सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा पूछिए। मेरा डायबिटीज है जी। डायबिटीज अभी 10 साल हो गया मेरा जी। 10 साल में, ठीक है। कभी बढ़ जाता है, कभी थोड़ा घाटे से पेट बढ़ जाता है, और किडनी में प्रॉब्लम हो गया, हमारा किडनी पकड़ लिया। वही बात, कॉम्प्लिकेशंस की जो हम जिक्र कर रहे हैं, फुट के साथ साथ किडनी पे वो 10 साल में इफेक्ट कर गया है। तो ये क्या वजह रही है? इसका कारण ये रहा है कि जब मधुमेह का डायग्नोसिस हुआ 10 साल पहले, जरूरी है कि शुरू के जो 2-3 वर्ष है उसमें शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया होना चाहिए। अच्छा। होता है कि हम लोग तब ढीलापन करते हैं कि चलो देख लेते, थोड़ा दिन और रुक जाते, दवाई नहीं लेते, ऐसे करके देख लेते, वो करके देख लेते। तो प्रॉब्लम होता है जो विंडो पीरियड है 2-3 वर्ष का, जो मधुमेह डायग्नोसिस होने के बाद, वो हमें हमारे हाथ से निकल जाता है। और ये साइलेंट किलर है, अंदर ही अंदर ये बॉडी को खोखला कर देता है। चाहे वो आँख हो, अंधापन का प्रमुख कारण है डायबिटीज़, गुर्दा फेलियर का प्रमुख कारण है डायबिटीज़, पैर में घाव हो जाना, पैर कट जाना, एम्पुटेशन का सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज़। तो इसे हमें लाइटली नहीं लेना, बिल्कुल शुरू से ही एग्रेसिवली इसको हमें टैकल करना है। इसकी प्रमुख वजह जो डॉक्टर दीप बता रहे हैं कि शुरुआती 2-3 साल में खास तौर पे ज्यादा एहतियात बरतनी है, उसके बाद आप अपने रूटीन पे आ सकते हैं या हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन चल सकता है? जो डायबिटीज है उसका एक डेफिनेट क्राइटेरिया होता है कंट्रोल के, उस कंट्रोल के क्राइटेरिया में अगर अपने आप को ना रखें, सपोज मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप ये समझ रहे हैं कि हाँ मेरा शुगर कंट्रोल है, मगर अगर मान लेते हैं हम ये कहते हैं कि भाई 120 आपको रखना है, मगर आपने उसको 150 रखा हुआ है, तो आपको शरीर के अंदर कोई सिम्टम नहीं भी हो सकता है, बट जैसा उन्होंने बताया कि साइलेंट किलर है, तो धीरे धीरे उसका असर आने लगेगा। तो हमें इस क्राइटेरिया, जो हम शुगर के क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमें शुगर को रखना होगा। इस चीज़ को रखने के लिए जो मेहनत हमें आवश्यक है वो ज़रूरी है। बिल्कुल, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। वक्त और इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन चलते चलते मैं गोल्डन वर्ड्स आप दोनों से ज़रूर लेना चाहूँगी। डॉक्टर दीप, सबसे पहले आपसे कि डायबिटीज़ के साथ अगर किसी को कोई और बीमारी भी है, ब्लड प्रेशर है या कुछ और बीमारी है, तो किस तरह का रूटीन अपना रखें? बिल्कुल, इसमें 2+2 22 होता है, 2+2 4 नहीं होता। शुगर और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अच्छा, तो नुकसान ज़्यादा करती है हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे, पैरों पे। तो ज़रूरी है कि ना ही शुगर कंट्रोल रखे, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखे, खून में चर्बी की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी दवाई भी नियम पूर्वक ले ताकि वो कंट्रोल रखे। बिल्कुल। और अगर खान पीन की बात करें तो? खान पीन की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि जो है एक जो आजकल हम डायबिटीज़ में डाइट को बोलते हैं, वो एक डेफिनेट कैलोरीफिक वैल्यू द्वारा उसको नापा जाता है। हम अपनी इच्छा से जो मर्जी नहीं खा सकते हैं, मगर ऐसा भी नहीं कि हम सारी चीज़ें नहीं खा सकते। तो इसको जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अपने वेट के हिसाब से देखा जाता है, उस कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर हमें खाने को रखना होगा। तो डिफरेंट टाइप से फूड आप खा सकते हैं, मगर इस वैल्यू के अंदर रखने से आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, अक्टूबर का महीना, और दिवाली मिठाइयों के बिना नहीं होती है, तो कितना तैयार रहें शुगर पेशेंट? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज डाइट। मान लेते हैं आप कोई स्वीट खाना भी चाहते हैं तो उसी हिसाब से बाकी जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर कमी कर दें, ताकि हमारा टोटल कैलोरीफिक वैल्यू पूरे दिन भर का वो फिक्स्ड रहे। तो हम एकदम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप जो ये नहीं खाइए, मगर ऐसा नहीं कि अगर उतना खाएंगे तो इतना एक्सचेंज उसकी वजह से आपको निकालना होगा। चलते चलते डॉक्टर दीप, एक्सरसाइज रूटीन कैसा होना चाहिए डायबिटिक? एक्सरसाइज रूटीन 45 मिनट कम से कम तेज चलना चाहिए, इतना तेज कि हम फुल सेंटेंस में बात कर सके। चाहे वो सुबह करे या शाम को करे, रात को करे, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रोज चलना ज़रूरी है। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, ऐप डाउनलोड कर ले, पीडोमीटर 10,000 स्टेप रोज चलना है, ये टारगेट कर ले। रोज 10,000 स्टेप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एक साथ चले। बिल्कुल, एक साथ चलें और आगे बढ़ते चले जाएं, और इतना चलें कि सांस एक बार फूले और आपको एहसास हो कि कैलोरी बर्न हो रहा है। ये न केवल डायबिटिक पेशेंट के लिए, बाकी सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर दीप दत्ता, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी हाँ, नब्ज देखकर मेरी उस वैद्य ने कहा, लगता है तुमने हालात पी रखे हैं। शरीर की सेहत बहुत जुड़ी है मन की सेहत के साथ। शरीर की बीमारियों का निजात है दवाइयों में, लेकिन मन की बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है कि हम मुस्कुराते रहें। इसलिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन।